Hello friends, how are you? This is Himachalite AK and welcome back to my another video। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन और बढ़ गया है यहाँ पर हिमाचल में और काफ़ी दिनों से हम लोग बंद है और इस बीच में मैं कोई भी वीडियो नहीं आपके लिए बना पाया, तो सोचा काफ़ी दिन हो गए कुछ बातचीत ही कर लें आपसे, इसलिए लौट आया। काम करने दे। अचानक मुझे एक पुराना किस्सा याद आया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा कि वो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग और कुछ है उसमें जो हम सीख सकते हैं। कुछ एक सीख है जो उससे सीख भी पाएंगे और मैं आपको किस्सा भी सुना दूंगा। फ्रेंड्स, बात है 2003 की। हम लोग थिएटर करते थे शिमला में, तो कुछ दोस्तों का ग्रुप था जिसमें से 3-4 हम लोग मेन दोस्त थे जिन्होंने फैसला किया कि यार काफ़ी टाइम हो गया थिएटर में काम करते हुए और अब हम लोगों को मुंबई जाना चाहिए, थोड़ा सा फिल्म्स में जो है वो ट्राई करना चाहिए। मेरा चेहरा देख के यार ये ना सोचना कि ये और फिल्मों में है। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब चेहरा देख के रोल नहीं मिलते भाई, अब वो थोड़ा सा दौर उस वक्त, हालांकि वो था शाहरुख खान गोविंदा वाला दौर और उनके आगे तो मैं भाई देख सकते हो आप। तेरी सूरत गजब बेइज्जती है। हर जो एक्टर होता है जो थिएटर करता है वो भाई कोई ना कोई एक दिन होता है जब मुंबई जाके वो कोशिश करता है कि चलो मैं भी फिल्मों में काम करूं, ट्राई करूं। और इंडिया के लगभग हर इंसान में एक वक्त ऐसा होता है उसकी लाइफ में कि वो अपने आप को एक पॉइंट पे हीरो समझता है। मतलब वैसे तो सारी ज़िंदगी हर इंसान ज़िंदगी में हीरो ही रहता है, लेकिन एक पॉइंट पे अपने आप को फिल्मी वाला हीरो समझता है। तो शायद उस वक्त मुझे भी लगा कि हम लोग फिल्मों में कर सकते हैं। चल झूठा। हम लोग जितने भी थे, तो 3 दोस्त थे, हमने डिसाइड किया कि चलिए मुंबई चलते हैं यार, कुछ दिन आजमाते हैं, अगर कुछ काम मिलता है तो। जिनमें मैं था, सागन मेरा फ्रेंड था और ललित, हम 3 लोग थे। हमने डिसाइड किया कि हम लोग मुंबई जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा वहाँ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बात है दिसंबर 2003 की। दिसंबर 2003 में हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं, तो उसी महीने में दिसंबर में ही हम लोग 2002 आई थिंक। अरे कहना क्या चाहते हो? हम दिसंबर 2002 में मुंबई पहुंचे, मतलब 3 शुरू होने वाला था। ऑलमोस्ट 2003 में हम मुंबई में थे उसके दौरान। तो हम लोग यहाँ से चंडीगढ़ से हम लोगों ने ट्रेन ली, पश्चिम एक्सप्रेस, मुझे याद है। हम तीनों और हमारी फैमिलीज़ जो थी हमें छोड़ने आई थी। और हर परिवार को लगता है जैसे कि हमारा बच्चा कुछ करने जा रहा है, कल वो बड़ा स्टार बन जाएगा, फिल्मों में आएगा। तो सबकी उम्मीद होती, सपने होते, क्योंकि हम लोगों ने ही उन्हें बंधवाई थी इस तरह की उम्मीद है कि हम लोग कर पाएंगे, हम थिएटर करके कहीं कुछ ना कुछ होगा। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रे हलकट हंस। गजब बेइज्जती है। तो पश्चिम एक्सप्रेस में हम लोग निकले चंडीगढ़ से मुंबई के लिए। 11:20 की ट्रेन होती है वहाँ से, अब पता नहीं, पर उस वक्त 11:20 पे निकली वहाँ से ट्रेन। तो हम उसमें निकले और अगले दिन दोपहर 3:30 बजे हम मुंबई पहुँच गए। अब जब हम स्टेशन पे उतरे तो सामान जो हमने उतारा, बड़े संभल के उतारा। घर से निकले थे तो लोगों का उस वक्त कहना था कि ये है मुंबई मेरी जान, भाई मुंबई है, वहाँ तो लूट लेते हैं, वहाँ तो फलां हो जाता है, ऐसा हो जाता है, आप लोगों को कोई ठग लेगा, ऐसा वैसा। तो हम लोग जब स्टेशन पे तीनों उतरे तो हम लोग अपने अपने सामान के इर्द गिर्द ऐसे खड़े थे कि भाई अभी कोई आएगा और उठा के भाग जाएगा, हमारे जो हम सामान है, हमारे जो बैगेज है उसे उठा के भाग जाएगा। तो हम लोग ऐसे चारों तरफ देख रहे, कोई आ तो नहीं रहा। और हर आदमी में हमें वो क्या कहते हैं, एक चोर, एक ठग, लुटेरा, जो भी हमारी तरफ आ रही है, ये आगे आ गया। इस तरह सा वो इस तरह का माहौल था, मतलब एक डर सा बना हुआ था। जैसा कि सुना था या हमें बताया गया था, बड़ों ने, सब ने कहा था कि भाई मुंबई में बच के रहना, वो लूटपाट बहुत होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फिर उसके बाद हमारे साथ एक भाई साहब थे जो हमारी हेल्प कर रहे थे, जो हमें वहाँ तक छोड़ने गए थे। वो गुजरात से थे बेसिकली, तो वो हमारे साथ गए थे। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर निकाला और टैक्सी के लिए बात की। हमें जाना था गोरेगांव, हमें जाना था फिल्म सिटी के नज़दीक गोरेगांव वेस्ट में।
तो हम लोग टैक्सी में बैठे और इतने अलर्ट थे हमारे जो घर वाले यार हम सब लोगों के, जो हमें पीछे से इंस्ट्रक्शंस मिल रखे थे उनके हिसाब से हम इतने अलर्ट थे कि वो जो टैक्सी की छत पे हमने जो सामान अपने बैगेज रखे थे, अंदर से बैठे बैठे भी हम ना उसे यूँ पकड़ के बैठे थे कि छत के ऊपर से कोई वो जो है उसको खींच ना ले सामान को, कोई हम उतरे और छत पे वो सामान ना हो। इस डर से हम लोगों ने कार में बैठे बैठे, टैक्सी में बैठे बैठे भी बाहर से वो अपने बैगेज छत पे पकड़ रखे थे कि भाई मुंबई है, कोई पता नहीं छत के ऊपर से सामान गायब हो जाए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। और जो टैक्सी ड्राइवर था हम लोगों को ना उसके अंदर भी एक चोर नज़र आ रहा था, क्योंकि वो एड्रेस पूछ रहा था, भाई कौन सी गली में जाना है, कहाँ जाना है, गोरेगांव वेस्ट में कहाँ जाओगे। वो तो बेचारा यार अपना काम कर रहा था कि टैक्सी कहाँ लेके जाऊँगा, हमें लग रहा था भाई ये इतनी डिटेल में क्यों पूछ रहा है, ये भी चोर है। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हालांकि जो महाराष्ट्रियन लोग जो हैं वो वहाँ के बहुत भोले होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। मराठा मरता है या मारता है? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उनसे आप रास्ता पूछोगे तो भाई वो 10 कदम आगे तक जाके आपको दिखाएगा फलां गली में, वहाँ से घूमो, वहाँ से घूमो, बेचारा अपना 10 मिनट देख के आपको हेल्प करेगा। लोग वहाँ ऐसे नहीं होते, लोग बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे। लेकिन ये भ्रांति है कि ये है मुंबई मेरी जान, शायद कभी होता हो या कुछ लोगों की वजह से शायद हो जाता है, कुछ 2-4 लोगों की वजह से बदनाम हो जाता है कई बार इंसान। वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल हैं। चल बस, रुलाएगा क्या, काम करने दे। और गोरेगांव में जाना था हमारे, वहाँ पे शिमला से थिएटर से हमारे सीनियर थे हैप्पी भाई, हैप्पी शर्मा एक्टर हैं बहुत अच्छे, तो काफ़ी दिलदार आदमी है। उन्होंने कहा था कि यार वो शिमला में थे उन दिनों कि मैं शिमला में हूँ, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ और मेरे फ्लैट पे रहो चल के। तो हम लोग उनके वहाँ फ्लैट पे गए थे, तो अपना सामान वामान लेके हम पहुँच गए 3-4 बजे उनके फ्लैट पे। जब रात हुई तो जो उनके जो रूममेट थे उन्होंने कहा कि चलो भाई बाहर चल के डिनर करके आते हैं। शाम के वक्त हम डिनर के लिए बाहर निकले, तो जब हम ढाबे के पास पहुँचे एक लड़का आया, मतलब 26-27 का, हम लोग तो छोटे थे उस वक्त, और वो आया रोते हुए हमारे पास, कहता भाई मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। हमने देखा कि यार ये ठीक सा ही लग रहा है, इतना वो तो लग नहीं रहा भिखारी टाइप का, ये पैसे क्यों मांग रहा है। और वो इंग्लिश में बात कर रहा है कि आई विल रिटर्न इट बैक, जस्ट गिव मी 500 और 1000 रुपीज़, आई विल गिव इट बैक। और वो इस तरह बात कर रहा था, हमें लगा ये भिखारी तो लग नहीं रहा, ये पैसे क्यों मांग रहा है। हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, कोई गड़बड़ है। कहता भाई गड़बड़ ये है कि इस मुंबई शहर ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो इस तरह रो रहा था। अब आप सोचो कि यार आदमी बड़े बड़े सपने लेके गया मुंबई में, मैं शाहरुख खान बनूँ, मैं गोविंदा, ये अक्षय कुमार ऐसे ऐसे स्क्रीन पे जाऊंगा, मुंबई में तो छा जाऊंगा ये वो, और पहले दिन सड़क पे पहला आदमी मिलता है और वो कहता है कि भाई ये मुंबई शहर आदमी को बर्बाद कर देता है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। सोचो क्या हाल होती होगी। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कभी हुआ तो हम लोगों के तो भाई टांगे काम की कि भाई ये गलती तो नहीं होगी, माँ बाप को बड़ा बड़ा वो फेंक के आए हैं, डींगे मार के आए हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ तो आदमी कह रहे कि भाई ये मुंबई आदमी को बर्बाद कर देती है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा हाल क्या हो रहा होगा उस वक्त। नहीं। फिर जो हमारे साथ जो भाई साहब थे, उनका नाम मुझे सरनेम था चारूला भाई, वो गुजरात के रहने वाले थे। तो वो हमारे साथ थे, वो थोड़े समझदार थे, हम लोग तो बच्चे थे, वो थोड़ा मैरिड थे उस वक्त और 30+ में थे, तो वो समझते थे दुनिया को। उन्होंने उसे हड़काया, उसे भगाया कि चल भाग यहाँ से, तो जगह ना पुलिस बुला लेंगे। वो चला गया आदमी जो था। उसके बाद हमने कहा कि भाई ये आपने इसको क्यों डांटा, बेचारे को ज़रूरत थी कुछ, वो कह रहा था कि ज़िंदगी बर्बाद होगी ऐसा वैसा, तो एटलीस्ट हम उसको घर जाने का किराया तो दे सकते थे, अपने शहर वापस चला जाता। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये हिमाचली बनना छोड़ दो और ये नॉर्थ इंडियन जो है ना, वो दिल जो है वो अपने अंदर से निकाल लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। यहाँ तुम्हें 36 लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनके घर में कोई ट्रेजिडी हो रखी होगी, जिन्हें मुंबई ने बर्बाद कर रखा है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास रहने को नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एग्जैक्टली ये इंसान नशे में था और ये नशे कर रहा है। देखो पढ़ा लिखा आदमी है, उसे क्या ज़रूरत थी। इस तरह के बहुत लोग मिलते हैं, तो ये नशे भी जो हैं ये इंसान को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए ये मांग रहा है। इस तरह के 36 लोग मिलेंगे, प्लीज़ अपने पैसे संभाल के रखना। समझ रहे हो?
अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये हमारे पहले दिन का जो इंट्रोडक्शन था मुंबई के साथ वो था। हमारे पास बल्कि एक और किस्सा है। 3-4 दिन बाद जब हैप्पी भाई शिमला से आए तो वो हमें घुमाने लेके गए। जब पहले दिन के आउट में मुंबई के दर्शन करवाते हैं, उस दिन का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा। वो दूसरा किस्सा था जब हम और ज़्यादा शॉक्ड हुए थे मुंबई को लेके। तो वो मैं अगले किसी एपिसोड में आपको सुनाऊंगा, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। भाई मारो, मुझे मारो मारो। तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो किस्सा मुझे दिमाग में आ रहा है मैं उस पर आता हूँ। भाई साहब, वो ज़माना था जब एटीएम अभी नए नए आए थे। हम लोग मुंबई जा रहे थे तो थोड़ा कैश जो था, हमारे मम्मी पापा हमें जो साथ में था कि मुंबई में जाके हमको रूम लेना है और खर्चे हैं, वो कैश थोड़ा साथ में देना चाहते थे। लेकिन एटीएम उस वक्त जो है अप्लाई किए जाते। मेरे पास अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट अपना पर्सनल वाला। तो अकाउंट खुलवाया हम लोगों ने और एटीएम आने में शायद उस वक्त 1 महीना लगता था। हम लोगों ने अप्लाई किया, नया नया एटीएम था तो 1 महीना लगता था आने में। पैसे हम कैसे निकालते मुंबई में, इसके लिए क्या किया कि कैश साथ में लेके गए। लेकिन मुंबई में जो है कैश साथ में रखना मतलब भाई पॉकेट मार होते हुए ट्रेन में चलना, ये सब हो रहा है। तो हमारे जो मम्मी थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने कपड़े वाले अंडरवियर होते ना, कच्छे जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने कपड़े वाले सिले और उन सब के बीच में पॉकेट लगा दी, जिप वाली। तो 30 से 35 हज़ार मेरे उस अंडरवियर में मैं जिप लगा के रखता था हमेशा। जब भी वो अंडरवियर बदलना है तो वो साथ में जिप में वो पैसे बदलने हैं। वो मेरा एक वो था, हमारा देसी फार्मूला था पैसे बचाने का कि यहाँ कोई हाथ नहीं डाल पाएगा भाई। तो जब तक वो एटीएम नहीं आता बाकी पैसे फिर पेरेंट्स उसमें अकाउंट में डालने वाले थे ताकि मैं एटीएम से निकाल लूँ एटीएम आने पे। पर तब तक वो 30,000 मेरी जेब में रहता था, वो जेम्स बॉन्ड स्टाइल में। बड़ा हरामी हो बेटा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हुआ क्या कि एक दिन मैं और ललित बैठे थे, सागर जो सो रहा था। हम लोगों को ऐसे जी हुआ कि यार पूरा दिन से सोए हैं, कुछ कर नहीं रहे, चलो शाम के वक्त ना हम गोरेगांव की तरफ घूम के आते हैं। तो मैं और ललित जो है निकले हम गोरेगांव के लिए। इसमें किस्सा है, मतलब एक सीख है जो एंड में मैं आपको बताऊँगा, जो मेरे भी काम आई थी। काम करने दे। तो जब हम निकले शाम को टहलने के लिए तो हम शायद मुझे याद है गोकुल धाम की तरफ चले गए। वहाँ पे मेला लगा हुआ था, सर्कस लगी हुई थी। तो हम उस मेले में चले गए गोकुल धाम में जाके कि चलो यार यहाँ पे ये देखते हैं, मेला देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम वो देखने जा रहे थे, मौत का कुआं। शायद उससे पहले हमने शायद मौत का कुआं नहीं देखा था। तो हम लोग वो देखने जा रहे थे। तो जैसे जा रहे थे मेले में भीड़ लगी होती है, जगह जगह लोग इधर उधर खड़े हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, झुंड बने हैं। तो हमने देखा कि एक जगह बहुत से लोग खड़े हैं, झुंड बना है और चिल्ला रहे हैं, चीख रहे, बड़ा हुड़दंग सी मची है कि यार ये क्या है। हम लोग जाके हम देखते हैं। हमने देखा कि वहाँ पे 2 लोग नीचे ज़मीन पे बैठे हैं। उन लोगों ने क्या कर रखा था, उनके पास स्ट्राइकर थे 3 छोटे छोटे, जिस तरह के वो कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर होते, उस शेप में 2-3 ऐसे टिक्कियाँ सी थी। उनके नीचे डिजिट लिख रखे थे, वो उल्टे करके रखते थे अपनी चद्दर पे और कहते थे कि ये 5 नंबर है, अब जो इस 5 नंबर को ढूंढ के बताएगा, सही बताएगा कि कहाँ पर है, उसके पैसे डबल हो जाएंगे। तो लोग उस पर 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया लगा रहे थे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और वो उन 3 टिक्कियों को जो स्ट्राइकर थे उन्हें यहाँ वहाँ घुमाते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आपको नज़र रखनी होती थी कि हाँ भाई ये वाला 5 नंबर है, ये वाला जो मैंने मांगा ये 5 नंबर है। और फिर बोलते थे वो बाद में कि हाँ बताओ भाई कहाँ पे है। तो जो सामने जिस आदमी ने लगाया था वो बताता था कि यार ये वाला है। और ऐसा हुआ हमारे सामने एक आदमी था, उसने अपने पैसे लगाए और वो हमेशा उल्टी साइड बता रहा था और उसने हमारे सामने अपने 2000 अराउंड गवा दिए। और हमको गुस्सा आ रहा है, मुझे और ललित को, क्या बेवकूफ़ आदमी है यार। हम लोगों को लगा कि यार इसको इतना समझ नहीं आ रहा कि इसका वाला उधर है, ये इतनी सी नज़र नहीं रख पा रहा। और ना हमें उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मुझे ये हुआ कि यार ललित ये बेवकूफ़ है, आजा 100 का 200 लेते हैं, खाएंगे फिर डबल करके। मैंने अपना 100 रुपये निकाला और उस पर लगाया 5 नंबर पे कि ये इस पे लगा पाए। पैसा ही पैसा होगा। मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का, मार।
उसने घुमाया और मैं उस 5 नंबर को देख रहा हूँ पूरे ध्यान से। मेरा फोकस है कि ये यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ से वहाँ, और पूरी तरह से भाई मैंने उस पर ध्यान रखा हुआ है। और मैंने एंड में जब वो रुका तो मैंने बताया कि ये है भाई। उसने वो खोला, वो 5 नंबर नहीं था, वो 7 नंबर था, और मैं वो 200 रुपये, वो 100 रुपये हार गया। मतलब 200 बनने की जगह वो 100 रुपये था, वो भी चला गया भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब जब मैं वो हार गया तो मुझे बहुत खींच हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ललित से बोल रहा हूँ कि ललित तूने देखा, और ललित जो बेचारा था वो पहले वो हिचकिचा रहा था, वो कह रहा था कि रहने दे छोड़, चलते हैं। मुझे ऐसा लगा, पर जब वो मैं हार गया तो ललित भी शायद थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, और मैं भी यार ये कैसे हो सकता है यार, मैं एक बार फिर से लगाऊंगा। मैं 100 रुपये मैंने और लगाया, और मैंने फिर से लगाया कि भाई ये, मैं कहा ललित तू ना देखता रही हो भाई, और मैंने उसको कहा कि तू देखता रही हो, मैं भी देखता रहूँगा। हम दोनों ने नज़र रखी 5 नंबर पे। उन्होंने फिर से वो नंबर घुमाया और मैं फिर से हार गया। वो 5 नंबर नहीं, वो 7 नंबर या जो भी दूसरा नंबर था वो निकल आया। हम लोग हैरान, थोड़ी और खींच होगी करते करते, हमने ऐसा करते करते 500 रुपये वहाँ पे लगा दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, 500 रुपये मेरी जेब में ऊपर सामने पड़ा था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी नज़र ऐसी ख़राब कैसे हो सकती है। ललित भी कह रहा है। अब मैं कहा अब देखता हूँ, इस बार तो सालों को मैं हरा के दिखाऊंगा इनकी, मैं चालाकी जितनी भी हूँ मैं हरा के दिखाऊंगा इनको। और मैं वो जो अंदर वाली जेब थी ना उसमें हाथ डालने को तैयार हुआ, क्योंकि बाहर वाले वो 500 मैंने खुले जो रखे थे वो खर्च हो गए थे। मैं उसमें हाथ डालने लगा, मैं हाथ डालते डालते रुका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैंने ललित से कहा कि यार चलते हैं यहाँ से। वो कहता कि नहीं लगाते हैं यार। मैं कहा नहीं यार चलते, और हम लोग वहाँ से निकल गए। एग्जैक्टली मैं रुका क्यों, क्योंकि यार मेरे पापा जो है पुलिस ऑफिसर थे, तो वो ऑलमोस्ट इंडिया घूमे थे, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था दुनिया को लेके। तो वो हमेशा जब भी मुंबई जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी किस्से सुना रखे थे, ऐसा होता है वैसा। तो उनमें से एक किस्सा ये था कि बेटा इस तरह के ठग लोग भी होते हैं जो ताश खेलते हैं, ये खेलते हैं और नंबर लगाते हैं, तो आपको लगता है कि पैसे डबल हो जाएंगे, और आपके सामने आप देखोगे कि एक आदमी हार रहा है और आपको लगेगा कि बेवकूफ़ आदमी हार रहा है यार, ये सामने तो पड़ा है, और आप जाके अपने पैसे उस पर लगा दोगे। एग्जैक्टली क्या होता है, जो हारने वाला आदमी होता है वो उन्हीं का आदमी होता है बेटा, वो जान के हार रहा होता है ताकि कोई मूर्ख आदमी एक्साइट होकर कहे कि यार इसे पता नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं जीत के दिखाता हूँ। वो अपना पैसा लगाता है और हार जाता है। दरअसल वो हारने वाला इंसान जो होता है वो उन्हीं का आदमी होता है। ये मुझे मेरे पापा ने बताया था, और ये मेरे दिमाग में जब मैं वो अंदर से अंडर पॉकेट जो है वहाँ से पैसे निकालने वाला था, तो ये बात मेरे स्ट्राइक कर गई, और इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। अरे कहना क्या चाहते हो? बिना आवाज और बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों के छेदों को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। चल बस, रुलाएगा क्या? और हम लोग उसके बाद मौत के कुआं में गए। हमने पहली बार मौत का कुआं यार वो बाइक घुमाते हुए देखा। आधा 1 घंटा हमने आराम से खर्च किया, और फिर वापस जाते हुए मैंने ललित से कहा था कि हम उस स्टॉल पे पक्का जाएंगे जहाँ पर वो पैसे वैसे लग रहे, डबल हो रहा है। और हम वापस जब उस स्टॉल पे पहुँचे तो मैंने देखा कि जो आदमी पहले हार रहा था, जिसको देख के मैं एक्साइट होकर पैसे लगा रहा था, एग्जैक्टली वो आदमी फिर से वहाँ पैसे लगा रहा था और हार रहा था। और उसे देखकर 3-4 और मूर्ख लोग, जैसे कि मैं बना, 3-4 और लोग पैसा लगा रहे थे। मुझे मेरे पापा की वो जो बोली, वो जो जितना भी क्लिप था ना, उन्होंने मुझे समझाया था भाई, मेरे दिमाग के आगे से दौड़ गया। तब जाके मुझे समझ आया कि बॉस ये तो बहुत बड़ा खेल है। अगर मुझे मेरे पापा की वो बात याद ना आती तो भाई साहब मेरी जेब में 35,000 रुपये थे, शायद मैं वो सारे खो देता, खर्च देता वहाँ पे। तो ऐसा होता है, हम लोगों को लगता है कई बार हमारे मम्मी पापा की कोई लेक्चर होता है, वो लगता है कि यार ये कितना पका रहे हैं, ऐसा होता है, टीनेज में होता है, सब लोगों को लगता है कि कितना पका रहे हैं, पर नहीं, हमारे पेरेंट्स की दी हुई सीख कभी ना कभी हमारे काम आती है। इसलिए उनकी बातें अगर आपको लेक्चर लग भी रहा है तो भाई उसे एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ से निकालो ना, कहीं स्टोर कर लो, ज़िंदगी में आपके ज़रूर काम आएगी। तो ये था मेरा मुंबई का पहला इंट्रोडक्शन, और ये थी वो सीख जो मुझे मेरे पापा से मिली थी जब मैं मुंबई में लुटते लुटते बच गया। अगर वो सीख मेरे पापा ने मुझे ना दी होती तो शायद मैं वो पैसे लुटा देता। तो हमें अपने पेरेंट्स की बातों को कभी कभी यहाँ पर स्टोर करके रख लेना चाहिए, क्योंकि बिना आवाज और बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों के छेदों को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में,
पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। अरे वाह। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी आप लुटते लुटते बच जाते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से। आपके पेरेंट्स जो आपको बचा लेते हैं, चाहे वो आपके साथ हों या ना हो, उनकी सीख, उसका आशीर्वाद, उनका जो आशीर्वाद होता है वो आपके साथ हमेशा रहता है। आपको कैसा लगा मेरा ये किस्सा, मैं लुटते लुटते बच गया मुंबई में, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको मुंबई का एक और किस्सा है जो अगली बार सुनाऊंगा। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, इस शुरू के 2-3 दिन वाला एक और इंटरेस्टिंग किस्सा वो सुनाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग यार वीडियो देखते और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके मेरा हौसला बढ़ेगा भाई। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाहर कोरोना फैला है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर।